अच्छा, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो हम हेड ऑफिस पे उसे सेंट्रलाइज करते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। सपोज करें कोई कंपनी है, हम नेस्ले की एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, तो चूंकि वो एक ही जगह से ऑपरेट नहीं करती, सही है, बाहर की कंट्रीज़ में भी है, फिर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेज़ खोले हैं, फिर इवन उस कंट्री में भी डिफरेंट सिटीज़ में है। जैसे नेस्ले का ऑफिस आपको लाहौर में भी मिलेगा, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। सही है? तो इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस आई थिंक वो कराची में है। लेकिन साथ-साथ इस्लामाबाद से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं और वो लाहौर से भी। अब अक्सर औक़ात कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वो सेंट्रलाइज़ रखते हैं, ताकि कंट्रोल हो उनके पास। सही है? चीज़ें हाथों से ना निकले। तो सपोज़ करें कोई एचआर का फंक्शन है, यानी हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज़, उनकी ट्रेनिंग्स, उनका वेल-बीइंग, उनके कोई मसले-मसाइल हो, उससे रिलेटेड वो रिज़ॉल्यूशन और फायर करना एट लास्ट, टर्मिनेशन या रेज़िग्नेशन के अगर कोई मसले-मसाइल हो, तो ये एचआर डिपार्टमेंट देखते हैं, ये सारे मसले-मसाइल। तो अब ये है कि अगर कराची ऑफिस में हमने ये एचआर डिपार्टमेंट जो है ये सेंट्रलाइज़ कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी ऑफिसेज़ में हमारी कोई हायरिंग होगी, हम कोई एम्प्लॉइज़ हायर करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, वो सारा कुछ कराची से ऑपरेट होगा। अब आप कहेंगे कराची से कैसे ऑपरेट होगा? सही है, तो आजकल ज़ूम का ज़माना है, सही है? या इवन ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो उनके नए एम्प्लॉइज़ आते हैं, तो बाकायदा खुद आके लाहौर में या इस्लामाबाद में उनकी जो टीम होती है, सेंट्रल टीम, वो खुद ट्रेनिंग्स देती है। सही है? लेकिन बाकी सारा कुछ वहाँ से ऑपरेट होता है। ईमेल्स भी वहाँ वहाँ से जाती है सेंट्रल एचआर डिपार्टमेंट से, सही है? कोई भी अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है छुट्टियों से रिलेटेड, या वर्क आवर्स से रिलेटेड, या उन्होंने पैकेजेस से रिलेटेड कोई बोनस उन्होंने अनाउंस कराना है साल के बीच में, तो वो सारी चीज़ें कराची से कम्युनिकेट होती है। वो ईमेल टू ऑल कर देते हैं, सारे एम्प्लॉइज़ को चली जाती है। सही है? तो उन्होंने सेंट्रलाइज़ किया होता है। तो सेंट्रलाइज़ेशन के भी फ़ायदे हैं, डिसेंट्रलाइज़ेशन के भी। अब कुछ ऑर्गनाइज़ेशन ऐसी भी हैं जो कि वो हर ऑफ़िस के अलग-अलग एचआर होते हैं। सही है? तो इसको हम सेंट्रलाइज़ेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइज़ेशन, डिसेंट्रलाइज़ यानी हर ऑफ़िस में मैंने उसे डिसेंट्रलाइज़ कर दिया, यानी मैंने अलग-अलग उसमें डिपार्टमेंट्स बना दिए। उनको अथॉरिटी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी कि भई आप अपने फंक्शंस खुद सँभालें। सही? हाँ, अगर बड़े लेवल पे डिसीज़न मेकिंग हो रही है तो उसमें हेड ऑफ़िस को इन्वॉल्व करें, वरना जो छोटे लेवल के डिसीज़न्स हैं, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, वो खुद आप रिज़ॉल्व करें। ये सेंट्रलाइज़ेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइज़ेशन है। तो मैंने टॉपिक आपको रिवाइज़ करा दी है। अब हम इसके ऊपर ये छोटी-सी एक्टिविटी है, ये करेंगे। एक्टिविटी मतलब कुछ ये नहीं है, कोई क्वेश्चंस टाइप नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि कंपनी ने इन्होंने उठाई है बीजेसी के नाम से, और इसके ऊपर अब हम देखेंगे कि यार कहाँ पे सेंट्रलाइज़ेशन फिट होता है और कहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ेशन हम कर सकते हैं। यानी ये आप लोगों ने बताना है, सही है? तो इसको बल्कि अभी फ़िलहाल सारा ना पढ़ें, हाँ, मैं कर देता हूँ। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो बात करेंगे और फिर आप लोगों ने मुझे अपने राय इज़हार बताने हैं कि भई इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज़ेशन होनी चाहिए, या कोई और ये भी कह सकते हैं कि यार नहीं, डिसेंट्रलाइज़ेशन होनी चाहिए। सही है? तो फिर वो रीज़न भी बताएँगे। जैसे मैंने सेंट्रलाइज़ेशन के फ़वाइद बताए हैं, रीज़न का मैं आपको वो बता देता हूँ, क्लू बता देता हूँ कैसे आपने रीज़न देना है। जो सेंट्रलाइज़ेशन के फ़वाइद है, अगर आपने ये आंसर दिया मुझे कि सेंट्रलाइज़ेशन, आंसर भी मैं खुद ही बता रहा हूँ, सही है? तो अगर सेंट्रलाइज़ेशन आपने बता दिया कि ये मैं कह रहा हूँ कि भई सेंट्रलाइज़ेशन होनी चाहिए यहाँ पे, तो उसकी रीज़न क्या होगी? वो रीज़न्स वही हैं जो कि उसके एडवांटेजेज़ है, उसके साथ बस सिर्फ रिलेट करना है। सही है कि कौन-सा एडवांटेज यहाँ पे फिट हो रहा है। इसी तरह अगर डिसेंट्रलाइज़ेशन आप कह रहे हैं तो उसके एडवांटेजेज़ उठाएँ। सही है? ये स्टार्ट में जो है ना ब्लू जीन्स कंपनी, इसकी ज़रा ये इंट्रो पढ़ लें। पढ़ लिए? अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द ब्लू जीन्स कंपनी बीजेसी इज़ अ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर। अच्छा, जब भी आप
पेपर में भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए ये एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ ताकि आपको टेस्ट में पता चले कि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो माइंडसेट मैंने क्या रखनी है, किस किस ज़हन से मैंने सॉल्व करने हैं, स्टार्ट कैसे लेना है, सोचना कैसे है, वो मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूँ। सही है? और कुछ लोग कहते हैं बस यार रिक्वायरमेंट पढ़ो और देख लो जो आपको ऑप्शंस बेहतर लगे बस करें। सही है? तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कुछ क्लासेस पहले कि एसीसीए के जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनका ये तरीका है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि आपको किसी तरह से कन्फ्यूज़ कराएँ। सही है? टॉपिक तो आपको लगता ऐसा है और वो कुछ बीच में कुछ और होता है। सही है? तो यही वो कोशिश करते हैं, तो आपने एक प्रॉपर तरीके से सोच के क्वेश्चन को लेके चलना है और पढ़ना है, तब आप उसको पकड़ सकते हैं, वो जो ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं। सही है? अच्छा, अब इसमें ये एक चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें और किसी कंपनी की बात हो रही हो, तो आपने ये लाज़मी देखना है कि वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किस किस्म की कंपनी है, क्योंकि आपका जो जवाब है, वो भी उस पे डिपेंडेंट होता है। सही है? हो सकता है कोई कंपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, यानी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। उसके उलट अगर हम देख लें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसके फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, उसके तरीके कार डिफरेंट हो सकते हैं। सही है? तो ये चीज़ें मैटर करती है। अब बीजेसी है इज़ अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर विद 3 फैक्ट्रीज़। सही है? यानी एक उसका ऑफिस नहीं है, डिफरेंट जगहों पे इनके वो है ऑफिसेस। ऑफिसेस नहीं बल्कि सिर्फ फैक्ट्रीज। फैक्ट्री वो जगह होती है कि जहाँ पे आपकी सिर्फ प्रोडक्शन हो, बाकी काम वहाँ नहीं होते। सही है? एंड वन हेड ऑफिस। सही, वही डिसेंट्रलाइजेशन वाली बातें हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई ये डिसेंट्रलाइजेशन कर भी रहे हैं कि नहीं। सही, ऑल बेस्ड इन अ सिंगल कंट्री। सपोज करें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इनकी फैक्ट्रीज हैं। सही है? और लाहौर में ही इनका हेड ऑफिस भी है, लेकिन फैक्ट्री चूंकि वो ज़रा साइड पे होती है। अब अगर हम लाहौर की बात करें तो शीखोपुरा वाले साइड पे कहीं फैक्ट्री होगी, कराची की बात करें तो कहीं हैदराबाद वाले साइड पे फैक्ट्री होगी, और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वो कहीं टैक्सला और उन वाले साइड्स पे फैक्ट्री हो सकती है। अच्छा, थिंक अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। आप खुद सोचें कि भाई कौन कौन सी चीजें हम इसमें सेंट्रलाइज कर सकते हैं या डिसेंट्रलाइज, जितने हमने फंक्शंस पढ़े हैं डिपार्टमेंट्स, एचआर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इक्विवेलेंट एक दूसरा लफ्ज भी वो फैक्ट्री भी यूज करते हैं। सही है? फैक्ट्री इज बजाते खुद एक डिपार्टमेंट ही हुआ ना जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम उसे कह सकते हैं। सही है? अब ये कंसिडर द फॉलोइंग, एक नीचे हम वो कर रहे हैं कि भाई इज बीजेसीज प्रोडक्शन फंक्शन सेंट्रलाइज्ड। अब हालांकि उन्होंने आंसर ऊपर बता दिया ऑलरेडी, आंसर पहली ही स्टेटमेंट में है, तो अब वो एग्जैक्ट पूछ रहे हैं कि भाई बताएं बीजेसी का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड। आप बताएंगे डिसेंट्रलाइज्ड है। आप डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड है प्रोडक्शन फंक्शन? एग्जैक्टली exactly. हाँ, बस रीजन नहीं बताना, सिर्फ ये बताएं डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है, जबरदस्त जी। डिसेंट्रलाइज्ड, आप बताएं। से डिफरेंट आंसर्स आ रही हैं। जो कह रहे हैं सेंट्रलाइज्ड है, सही है। सेंट्रलाइज्ड है कि आपकी तरफ से आया, आपकी तरफ से आया, और किसकी तरफ से आया? आपकी तरफ से भी आया। आपने भी सेंट्रलाइज्ड कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, अब कहें क्या रीजन है? हाँ, फिर 3 फैक्ट्रीज भी तो हैं। मैनेज एक कर रहा है, यही मैंने अभी आपसे पूछना है। पढ़ लें, मैं आपको बताऊंगा। मैनेज ये कर रहा है, इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। मैडम कहाँ पे लिखा है मैनेज? किसने कहा था वो लफ्ज? किसने कहा? आपने कहा मैनेज ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि उन्होंने ऊपर आपको बताया है कि विद 3 फैक्ट्रीज एंड 1 हेड ऑफिस, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि यार वो जो 3 फैक्ट्रीज है वो कहाँ से मैनेज हो रही हैं। ये बताया है कहीं? नहीं बताया।
और सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड का हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक हेड ऑफिस और अलग अलग फैक्ट्रीज है। चाहे ये भाई साहब तो चेंज हो गए हैं, क्या हाल है सर, ठीक ठाक, मैंने अभी भी देख लिया है कि उनने गायब हो गए हैं। तो अच्छा, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये नहीं होता कि यार कोई कंपनी है तो उसके डिफरेंट वो है ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं। हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात करते हैं वो डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं, फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, कौन सी फंक्शन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। सही है, तो ऑफिस तो फंक्शन नहीं है ना। इसी तरह अगर मैं आपको कह रहा हूं इवन ये 3 के बजाय अगर उनके 10-20 फैक्ट्रीज भी होते डिफरेंट सिटीज में, छोटी छोटी सिटीज में भी होते, तब भी हम ये कंक्लूड ना कर सकते, नहीं कर सकते कि भाई ये सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड। तो फैक्ट्रीज अगर डिफरेंट सिटीज में, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट्रीज जो है वो हेड ऑफिस से मैनेज हो रही है। सही है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने आपको कहा कि क्लोथिंग मैन्युफैक्चर विद 3 फैक्ट्रीज एंड 1 हेड ऑफिस ऑल बेस्ड इन अ सिंगल कंट्री, तो है लेकिन फैक्ट्रीज तो अलग अलग है। और फैक्ट्री को मैंने आपको अभी अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, आपसे फैक्ट्री के लिए इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो कौन सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वही तो वो बता रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन या डिपार्टमेंट, फंक्शन डिपार्टमेंट एक ही चीज है, वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज। तो वो हर सिटी में अलग अलग ऑपरेट कर रही है ना। तो हेड ऑफिस तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ उनको सपोर्ट दे रही है, उनको गाइड कर रही है, लेकिन वो ऑटोनॉमी हर एक फैक्ट्री के पास अलग अलग है। सही है, वो अपने अपने तरीके से प्रोडक्शंस कर रही है। हाँ, मैंने आपको यही कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ अपने बेस पे कर रहे हैं, नहीं। जो बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से ही आते हैं, लेकिन सब कुछ हेड ऑफिस की तरफ से मैनेज नहीं होता। तो जो ऊपर वो लिखा है कि भाई फैक्ट्रीज अलग अलग है, तो इसका यही मतलब हुआ कि भाई आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फैक्ट्रीज में तो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अलग अलग है। सही है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन वेरियस लोकेशंस, एन एग्जांपल ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन। जैसे हमने एचआर की बात की, तो एचआर में क्या मैंने कहा था कि अगर एचआर हर लोकेशन पे या हर जो उनके जो ऑफिस है हर सिटी में, अगर उस सिटी में एचआर को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि यार इधर के लिए भी हम हायर करें एचआर के लोग, इधर के लिए भी हायर करें और इस्लामाबाद के लिए भी हायर करें, और हम कहें कि यार आपने जो जो भी आगे हायरिंग करनी हो एचआर वालों ने, या जो भी आपने मैटर्स देखने हैं वो आप अपने अपने ऑफिस के अलग अलग से देखें, ये डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन है एचआर का। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार एक ही डिपार्टमेंट एचआर का कराची में होगा हेड ऑफिस पे, और वो सारों के लिए ये चीजें ये मैटर्स देखेंगे, तो वो फिर सेंट्रलाइज्ड है। सही है, should BJC's purchasing function be centralized and performed at a head office? अब ये जरा सोचें इस पे, वो आपको बता नहीं रहे या ये नहीं पूछ रहे कि यार है सेंट्रलाइज कि नहीं है, वो कह रहे हैं आप मुझे सजेशन दें, आप मुझे रिकमेंड करें कि जो बीजेसीज का परचेजिंग फंक्शन है, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सही है, मैंने आपको बताया था वो डिफरेंट चीजें खरीदते हैं और कौन कौन से टाइप्स खरीदते हैं वो भी बताया था। सही है, तो जो परचेजिंग फंक्शन है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए कि नहीं, और सेंट्रलाइज का मतलब कि वो हेड ऑफिस पे सिर्फ परफॉर्म, हर फैक्ट्री पे अलग अलग नहीं। अब हर इंसान के डिफरेंट वो राय हो सकते हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यार तुम बिल्कुल गलत हो तुम बिल्कुल सही हो। सही है, हर एक के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज आप लोग रीजन दें उसके पीछे प्रॉपर जस्टिफाई करें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कहें जी रेयान। शुड BJC's purchasing function be centralized and performed at a head office? हमने अभी इससे पहले बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन की। सही है, अब वो बात करें परचेजिंग फंक्शन यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। कहीं साइड पे लिख दें, आगे आपके कहीं एग्जाम में आ सकता है, ये लफ्ज भी वो यूज कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। परचेजिंग के लिए प्रोक्योरमेंट का भी लफ्ज यूज होता है। मैं लिख दूं जो है इसकी वो स्पेलिंग आती है। प्रोक्योरमेंट, हाँ परचेजिंग, परचेजिंग के लिए प्रोक्योरमेंट का भी लफ्ज यूज होता है। ये जो है ना कंपनीज जितनी भी होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको प्रोक्योरमेंट ही कहते हैं। प्रोक्योरमेंट लफ्ज का मतलब परचेजिंग ही है।
अच्छा, तो सर आप जो कह रहे थे, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि परचेजिंग फंक्शन यानी वो डिपार्टमेंट जो कि आपके लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें परचेज़ करते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट के अंदर फिर आपकी इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी में भी हमने 2-3 टाइप्स पढ़े थे। वो सारी चीज़ें जो है वो उसकी अगर हमने परचेजिंग करनी है, तो वो ये डिपार्टमेंट हमें करके देते हैं। तो ये लोग आपसे कह रही हैं कि यार जो बीजेसी, जो हमने ऊपर कंपनी की बात की, ब्लू जीन्स कंपनी, उसका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, आप हमें बताएं, सजेस्ट करें कि क्या ये सेंट्रलाइज होना चाहिए कि नहीं, यानी वो हेड ऑफिस पे परफॉर्म हमें करना चाहिए कि नहीं, वहां से हमें ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं। यानी सेंट्रलाइज का मतलब यह है कि फिर वो हर फैक्ट्री पे अलग अलग वो ऑपरेट नहीं करेंगे, हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग से परचेजिंग नहीं होगी, उनको हम अथॉरिटी नहीं देंगे। जो भी परचेजिंग करनी है, चाहे नॉन करंट एसेट की, चाहे वो फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदना हो, वो हेड ऑफिस से ही हम करेंगे। इतना तो मैंने क्लियर कर दिया, अब तो बता सकते हैं यार। जी, होना चाहिए सेंट्रलाइज की नहीं? एक नो आया, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। सही है। अब देखते हैं क्या 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 हो सकता है वैसे आपके माइंड में। मुझे तो ऐसे लगता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉइंट आ गया एक। अब वो जो सेंट्रलाइज वाले हैं वो रीजन दे, उन्होंने एक रीजन दे दिया, मैंने कहा ना एडवांटेजेस आपने लिंक करने हैं, अब उन्होंने एक लिंक कर दी है और सही लिंक की है। सही है, अब आप लोग बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल गलत हो। सही है, अब आप बताएं। नहीं, अलग अलग चीजें क्यों, वो अगर फैक्ट्रीज परचेस करें तो अपने लिए ही सिर्फ करेंगे ना। कि आपको लग रहा है कि डुप्लीकेशन आएगी इसमें? आप शायद डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो सपोज करें फैक्ट्री ए जो इस्लामाबाद में है, उन्हें कोई प्रोडक्शन के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज करें कोई 10 लाख का, और दूसरे को चाहिए 20 लाख का, और तीसरी जो है फैक्ट्री सी जो है कराची में, उनको चाहिए कोई 30 लाख का। तो 30, 20 और 10, ये 60 लाख हो गए हैं। अब आप बताएं अगर वो अलग अलग करें तो कितने पैसे आएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, आपसे पूछ रहा हूँ। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितना आएगा? 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख, जमा ही तो करना है। कैलकुलेटर ले आऊं? वो कैलकुलेटर से याद आया, आप लोग लेके आए हो कैलकुलेटर? निकालो सारे, शाबाश 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 शाबाश। ये चीज मैं भूल गया था यार, ये तो मैंने दूसरी क्लास में चेक करना था। हाँ, अचानक पूछा ना, जबरदस्त। आप पता है हमारे टीचर क्या करते थे, मैनेजमेंट वाले ही, पहले क्लास में उन्होंने हमारे साथ किया था, जो जब उन्होंने कहा कि कैलकुलेटर इस दिन तक लाना है, अब दे मुझे कि 2+2 करके 4 आता भी है कि नहीं। ये ना हो कहीं घर से, कहीं साइड से उठाए हो, स्टोर रूम से, और वो काम ही ना कर रहा हो, मुझे उल्लू बना रहे हो कि सर कैलकुलेटर लाया हूँ। अब 2+2 करके हमने देखना है कि हाँ 4 आ रहा है। सैंपल बेसिस पे चलेंगे, ऑडिट में जो हम करते हैं 100% चेक नहीं करेंगे। और 2+2 के अलावा कुछ और भी तो कर लेना। सही है, सही है, सही है, आ रहे 4, 5 आ रहे। आपका नहीं लाए, कल लाना है। कल मैंने फिर इंटर नहीं होने देना, और कैलकुलेटर लेके आपने डायरेक्ट अपने बैग में रखना है, बैग से निकालना तक नहीं है, ताकि आप भूल ना जाए। तो कहाँ गायब हो गया, बैग में ही था। 5, 6 30। हाँ, चलें, आपने कल तक लाना है। 8+2 10 हो रहा है आप दोनों के पास, आप नहीं लाई, बस सही है, सही है, सैंपल बेसिस पे चलेंगे। सही है, ये कल कल तक कैलकुलेटर ले आए, सही है। 10 लाख प्लस 20 लाख, 10 प्लस 20 30 होते हैं, फिर 30 ऐड करते हैं तो वो 60 होते हैं। सही है, इसमें कंफ्यूजन थी? वो कंफ्यूजन किस चीज में थी? मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ और फ्लो बना रहा हूँ ना, आप
आपको साथ लेके चल रहा हूं कि अगर हम फैक्ट्री ए पे कोई वो परचेजिंग कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज करना है 10 लाख का, फैक्ट्री बी ने 20 लाख का और फैक्ट्री सी ने 30 लाख का, तो टोटल कितनी हुए 60 लैक्स। अब आपने मुझे बताना है अगर वो अलग अलग से परचेजिंग कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री ए ने अलग अपने 10 लाख की परचेजिंग करनी है, इसने अलग करनी है, इसने अलग करनी है, कितनी कॉस्ट आएगी टोटल 60 लाख। अगर यही परचेजिंग हेड ऑफिस उनको करके दें, कोई डुप्लीकेशन आई? क्योंकि उनको अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे आप सेंट्रली परचेज करो चाहे वो अलग अलग परचेज करें, चीजें तो वही खरीदनी है। डुप्लीकेशन मींस नहीं आई, तो आपका जो पॉइंट है वो यहां पे क्रॉस हो जाता है। अब कोई और रीजन सोचे जी, आपकी तरफ से जो सेंट्रलाइज कह रहे थे, तेज तो बोले यार। अच्छा, अब आ जाए। अब मैंने क्या कहा था, कंक्लूसिव आंसर नहीं होता, लेकिन आपने रीजंस बताने हैं, सही है। अब देखें वो कह क्या रही हैं, वो कह रहे हैं यस सेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन आगे रीजन लिख रहे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स 3 फैक्ट्रीज एंड 1 head office based in a single country rather than each factory purchasing supplies separately. Having a single centralized purchasing function at the head office is more efficient and ये कीवर्ड था, ये किसी ने नहीं बताया। असल लफ्जी तो यही तो रीजन है, चीपर। अब मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा कि 60 लाख और 60 लाख दोनों केसेस में हम खरीदे तो बराबर पड़ेगा, लेकिन ये आपने नहीं सोचा कि भाई अगर हम एक ही जगह से परचेजिंग कर रहे हैं तो वो हम एक ही सप्लायर से करेंगे। आप खुद सोचें, आप 10 लाख अलग किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं, लाहौर वाली किसी और कंपनी से परचेज कर रहे होंगे और कराची वाली किसी और कंपनी से। एग्जैक्टली, बल्क डिस्काउंट इसे हम कहते हैं। बल्क का मतलब यानी जब चीजें बढ़ जाती है, एक बल्क में होती है, एक ग्रुप में होती है, सही है, ज्यादा क्वांटिटी में, तो फिर आपको बल्क डिस्काउंट मिलते हैं उसके ऊपर। जैसे आप जाते हैं कहीं शॉपिंग करने लेडीज वाले साइड, तो आप अगर एक सूट खरीद रहे हैं, नॉर्मल शॉप्स की बात करूँ, ये सुपर मॉल्स नहीं, सॉरी, ये जो है ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे डिस्काउंट होता ही नहीं है। तो जब आप जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि अगर आपने एक सूट खरीद लिया तो आपको रेट बता देते हैं 1-2 हज़ार वो कम करके, 1-2 हज़ार तो नहीं होता, 500 ही कम करते हैं, तो वो कम करके रेट आपको बता देते हैं इतने का मिलेगा, कोई 4,000 का। फिर आप उन्हें कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो कोई फंक्शन है और हमने कोई 10 सूट आपसे खरीदने हैं, हम आगे भी आपसे ही खरीदेंगे भाई साहब, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, झूठ भी फिर बोलते हैं, तो आप हमें डिस्काउंट दें। तब तो हम 20 जोड़े खरीद रहे हैं, अब तो बनता है, अब तो 500 नहीं, अब तो हर सूट में से 2-2 हज़ार आप रिड्यूस करेंगे, तो फिर उसको वो हम बल्क डिस्काउंट कहते हैं। अगर आप एक सूट खरीदेंगे तो कभी वो 2,000 का डिस्काउंट नहीं देंगे आपको, लेकिन आप चूंकि ज्यादा खरीद रहे हैं और इसका उन्हें क्या फायदा, उन्हें ये फायदा है कि अगर आप एक सूट खरीद रहे हैं तो बाकी 20 सूट्स वो कहीं जाके कितनी मुश्किल से और कितने टाइम में वो बेचेंगे, सही है, लेकिन एक ही दफा में उनको 20 सूट्स के पैसे मिल रहे हैं, तो सही है, उनका फायदा है। क्यों नहीं मिलती, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। और जरूरी नहीं है कि हम मतलब हेड ऑफिस जो है वो लाहौर की ही किसी कंपनी से खरीदे, वो किसी ऐसी जगह से खरीदेंगे कि वो तीनों ऑफिस के लिए फिजिबल भी हो, ताकि वो जो भी मटेरियल है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके डिफरेंट फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट भी कर सके। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ पे वो देखते हैं, दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं कि अगर फैक्ट्रीज अलग अलग से परचेजिंग करें तो उन्हें इंडिविजुअली कितनी कॉस्ट पड़ती है, सही है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो होगी ना, वो कंपनी कोई पास में उनकी पड़ोसी कंपनी तो नहीं होगी ना, तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, लेकिन बहुत कम। अगर इस्लामाबाद में कोई फैक्ट्री है तो इस्लामाबाद की ही किसी कंपनी से उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदना होगा, सही है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है। लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सी, 3 जगहों पे वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो लग रही है, तो वो ऐड करके हमने उसको कंपेयर करना है, वो ऐड करके, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 3 किस्म की, ए प्लस बी प्लस सी, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्लस फिर परचेजिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ए की अलग, इसकी अलग और इसकी अलग, ये दोनों ऐड करके एक टोटल फिगर हमारे पास आएगी, ये टोटल फिगर यानी टोटल कॉस्ट। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे
किसके साथ? क्या अगर हेड ऑफिस खरीद रही है यानी वो अगर परचेजिंग कर रही, तो फिर वहां पे हमने देखना है कि टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सिंगल एक ही दफा में होगा, क्योंकि वो अगर करेंगे परचेस करेंगे लाहौर में अगर हेड ऑफिस है, सही है, तो परचेस करके फिर वो तीनों की तरफ वो शिफ्टिंग करेंगे, तो उनको ओवरऑल तो उन्हीं को कॉस्ट पड़ रही है ना, हर एक को अलग अलग तो नहीं पड़ रही, तो टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इधर आ जाएगी, सही है, और प्लस एक ही दफा अगर उन्होंने परचेजिंग किया तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट। अब ये जो टोटल फिगर है ना और ये जो टोटल फिगर है, इनको हम आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई अब कहाँ पे मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर बेनिफिट को भी हम कंपेयर करते हैं कहाँ कहाँ पे मुझे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, सही है। तो कॉस्ट को कंपेयर करके मैं देख सकता हूँ कि यार कहाँ पे चीपर ऑप्शन कौन सा है। तो अगेन ये जो आंसर है, हरगिज मैं नहीं कह रहा कि ये डेफिनेटिव आंसर है या ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आंसर है, यानी यहाँ पे बात खत्म होगी, नहीं खत्म होती। मैंने आपको कहानी ऐसे समझाई है कि ये डिपेंड करता है, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह पे डिपेंड ही करता है। हाँ, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इन्होंने रीजन दिया है कि यार एफिशिएंटली परचेजिंग होती है, सही है, यानी टाइमली परचेजिंग होती है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक ही कंपनी से बात हो कि वो आपको चीजें बेच देती है, सही है, एंड चीपर, आपको बल्क डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, सही है, ये बात है। नहीं, हेड ऑफिस उनके लिए परचेजिंग करेगी, लेकिन वो कॉस्ट पर फैक्ट्रीज को चार्ज करते हैं ना, और हेड ऑफिस क्या है, वो उस कंपनी का ही तो हेड ऑफिस है ना, कंपनी तो एक ही है, उनके पास डिफरेंट सिटीज में सिर्फ फैक्ट्रीज हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने फैक्ट्रीज को बिल्कुल अलग रखा है कि यार आप लोग खुद प्रोड्यूस भी करो और खुद कमाओ भी, लेकिन उसमें से एक पोर्शन हमें मिलना चाहिए प्रॉफिट का, सही है, तो ये अरेंजमेंट भी हो सकती है। और वो कहें कि यार सब कुछ हम नहीं करना है, पैसों के मामला हमारे होंगे, आप लोग सिर्फ प्रोडक्शन करो, उस पर सिर्फ फोकस करो, तो फिर चाहे वो लोग परचेजिंग करें, चाहे खुद करें या हेड ऑफिस उनको करके दे, या चाहे वो फिर आगे चीजें बेचें और उनके पास पैसे आए, वो सारे पैसे इकट्ठे होकर हेड ऑफिस के पास आएंगे, और फिर वो अकॉर्डिंगली सारों को सैलरीज देंगे, और उनके जो है रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स है, परचेजिंग सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यानी फैक्ट्रीज, उनमें फिर वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हर कंपनी का जो है केस अलग होता है। अच्छा, लेकिन एट द एंड जो है वो खर्चा कंपनी को ही पड़ता है। कंसिडर द फाइनेंस फंक्शन फॉर बीजेसी, फाइनेंस फंक्शन की बात हो रही है। इज इट रिकमेंडेड टू हैव 3, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड है, इज इट रिकमेंडेड टू हैव 3 सेपरेट फाइनेंस टीम्स, वन बेस्ड एट ईच फैक्ट्री, और अ सिंगल फाइनेंस डिपार्टमेंट बेस्ड एट द हेड ऑफिस। बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है जी। चलिए सोचिए आप क्या कहा। हाँ सर, ना क्यों सोच रहे हैं यार, ये सिंगल का लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहा, तो सेपरेट क्यों कह रहे हैं, अफसोस हो रहा है। हाँ आप बताएं। ओए हंसी मजाक बाद में यार। जी सर, सारों का एक ही आंसर है, कोई डिफरेंट तो नहीं कह रहे। चलें, यही सही है, बहुत इजी है। इसमें बाकायदा वो खुद बता रहे हैं कि यार 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट रखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब वो जो डुप्लीकेशन वाली बात है ना, वो यहाँ पे आ जाती है। परचेजिंग में हम उसको उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखें तो सॉफ्टवेयर की चार्जेस हमें पड़ते हैं अच्छे खासे लाखों रुपीस पड़ते हैं हमें, सही है। तो वो हम किसी कंपनी को जहां से हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवाया है, उनको हम बाकायदा महीने के बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हम उनको पेमेंट्स करते हैं उस सॉफ्टवेयर के, सही है। वो हमें आके ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई हमारे सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है तो वो प्रॉपर 2-3 साल तक या 3-5 साल तक वो जब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो अच्छे खासे टाइम तक हमें सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट की अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, हर फैक्ट्री में अलग अलग हमने सॉफ्टवेयर लगा दिया हो, सही है, तो एक ही हेड ऑफिस पे लगा दें। और फाइनेंस का काम क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो ये मेंटेन करते हैं,
तो ये कोई इतनी मुश्किल से बात तो नहीं है। आप हर फैक्ट्री पे अलग अलग क्यों कर रहे हैं? एक ही हेड ऑफिस पे उसे मेंटेन रखें। अगर आप हर ऑफिस में 5-5 लोग बिठा रहे हैं तो 15 हो गए टोटल, तो यहाँ पे 10 बिठा दो 5 के बजाय। सही है, तो 5 लोगों की कॉस्ट बच गई। इसी तरह सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो बच गई है, 3 के बजाय 1 करो, लेकिन उसको चलो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके आओ, लेकिन 3 के कॉस्ट से तो बच गए। सही है, कुछ ना कुछ आपको सेविंग हो जाती है। इसी तरह जो है सरफेस एरिया वो आपको सेव हो जाता है। फैक्ट्री में अगर आप अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे तो भाई उसके लिए आपको जगह भी तो रिक्वायर्ड होती है, एसी की कॉस्ट आती है, लाइटिंग की कॉस्ट आती है। सही है, वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे चाय पानी भी पी रहे होंगे, तो ये कॉस्ट भी आती है। तो ये सारे कॉस्ट हमें, मतलब ये छोटे छोटे कॉस्ट लगते हैं, लेकिन ये मिला के जब हम ईयरली वाइज से देखते हैं, ईयरली बेसिस पे, तो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। सही है, इवन जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो वो जो एक्सपेंसेस हम देख रहे होते हैं, तो मैंने खुद एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशंस किया डिफरेंट कंपनीज पे। वहाँ पे जेन्युइनली मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं या मिसलीनियस एक्सपेंसेस, जिसमें ये सारे छोटे मोटे खर्चे हो रहे थे, वो मिला के पूरी ईयर के सबसे ज्यादा, बाकी एक्सपेंसेस कैटेगरी में सबसे ज्यादा वही खर्चे आ रहे होते हैं। सही है, क्योंकि हम उसको छोटे छोटे खर्चे समझ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने बढ़ जाते हैं, इतने डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे खर्चे होते हैं कि वो मिला के अच्छी खासी अमाउंट बच जाती है, मिलियंस में। सही है, बड़ी कंपनीज के तो वो बिलियन में बात चली जाती है। मिसलीनियस, हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि मिसलीनियस में वो क्या क्या चीजें पार्क कर रही हैं। जिन कंपनीज में थोड़े से वो जो कंपनी थोड़े से हैंगी पैंकी होती है ना, जहाँ पे ये मसले मसाइल ज्यादा होते हैं, सही है, रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां पे फिर वो जो वो आइटम्स की जहाँ पे रिस्क हो, जहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल हो, वो जरा वो कोशिश करते हैं मिसलीनियस में डाल दें, क्योंकि मिसलीनियस की हम उस तरीके से वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें तो बताया नहीं होता ना कि किस किस्म की कॉस्ट है। बस आसान काम है भाई, मिसलीनियस में डाल दे, बात खत्म। अच्छा, तो ये बता रहे हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस फंक्शन वुड बी मोर इफिशिएंट एंड वुड मेक इट इजियर फॉर मैनेजमेंट टू कंसिडर द होल बिजनेस व्हेन मेकिंग डिसीजंस, फॉर एग्जांपल अबाउट बोरोइंग। एक और रीजन आया है। सही है, कंट्रोल एक होता है कि एक बात, क्योंकि फाइनेंस फंक्शन जो है भाई, सारे पैसे तो इन्हीं के हाथों में होते हैं। सही है, एक तो ये रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरी बात ये कि पेमेंट्स भी इन्हीं की तरफ से हो रही होती हैं। जब हम परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है परचेजिंग करना। सही है, परचेज ऑर्डर देना, राइट क्वांटिटी परचेज करना, राइट क्वालिटी की चीज पर परचेज करना, राइट टाइम पे परचेज करना। सही है, ये सारी चीजें ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट कभी पेमेंट नहीं करती। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल आउट करती है, मार्केटिंग भी साथ साथ करती होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीजें सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन कभी भी वो पैसे खुद कलेक्ट नहीं करते। वो सारी चीजें कौन कर रहे होते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी तरह जो HR है वो आपके एम्प्लॉइज के साथ कनेक्ट होते हैं, वो सारे उनके मामलात वो देख रहे होते हैं, लेकिन कभी भी एम्प्लॉइज को पेमेंट्स वो लोग नहीं करते। ये कल मैंने एक लफ्ज बताया था, कौन करते हैं? पेरोल। हाँ, लेकिन पेरोल किस चीज का हिस्सा है? वो फाइनेंस फंक्शन का हिस्सा है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उन्होंने फाइनेंस में से पेरोल निकाल के अलग रखा होता है कि यार ये लोग अलग से ऑपरेट करें, क्योंकि वो जरा ज्यादा रिस्की काम है। सही है, और वो एम्प्लॉइज के साथ चूंकि आप डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, वो असल रिसोर्स भी आपका एम्प्लॉई है। सही है, उन्हीं की वजह से तो कंपनी चल रही है, तो उन्हें बेहतर उनके साथ कम्युनिकेट करने के एक पर्सपेक्टिव से, या ताकि उनके पैकेजेस के लिहाज से मसले मसाइल ज़्यादा ना आए, इसलिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट अलग रखा होता है पेरोल का, और बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रही होती है। लेकिन जो छोटी कंपनीज होते हैं वहाँ पे फाइनेंस ही सब कुछ देख रही होती है। सही है, तो ये वही बता रहे हैं कि भाई अगर एक जगह पे हम रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। वो इसलिए बेहतर होगी क्योंकि अगर अलग अलग फैक्ट्रीज पे हम रखेंगे तो हमें अलग अलग फैक्ट्रीज के कॉस्ट स्ट्रक्चर और उनकी जो भी खर्चे हो रही है उसके बारे में हमें उस तरीके से अंदाजा नहीं होता। वो सारी चीजें हमारे सामने नहीं पड़ी होती। अगर डायरेक्टर्स जो उन्हें फैसला ले रहे हैं किसी कॉस्ट से रिलेटेड कि यार ये जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं किसी कंपनी से, ये हमें ज्यादा कॉस्ट यानी हमें हमें चार्ज हो रही है और ये अच्छी कंपनी नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, या क्वालिटी या मसले मसाइल आ रही हैं, तभी डिसाइड कर पाएंगे अगर वो खुद कर रही हो। अगर एक ही जगह से परचेजिंग हो रही हो तो क्या यहाँ पे आसानी होगी उन्हें, या अगर अलग अलग जगह से हो रही है, अलग अलग जगह से हो रही है तो वो बाकायदा खुद फिजिकल जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, महीनों तक देखेंगे कि यार सच में रॉ मटेरियल है कैसा, क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, लोग डिप्लॉय करेंगे, हेड ऑफिस से लोग जाएंगे, अच्छी अच्छी खासी कॉस्ट आती है इसकी।
सही है। तो डिसीजन मेकिंग में भी मसले होते हैं, तो हेड ऑफिस पे हो तो डिसीजन मेकिंग में ईज होती है। फिर ये पढ़ें, is BJC likely to have an extensive research and development department at its head office? ये बताएं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको समझा देता हूँ, ये मैंने पढ़ाया भी था, बल्कि नहीं मैं क्यों समझाऊं, मैं पूछूंगा। अब ऐसे बताओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, दोनों बातें आपने की, जबरदस्त यार। अच्छा, अब ये पढ़ें और बताएं आप लोगों के क्या राय हैं। तो नहीं होगा, सही है। जैन सोच रहे हो? अच्छा, आपने 10 मिनट पहले सोचना स्टार्ट किया था, आप बताएं। हाँ, अब ये इस पे सोचना स्टार्ट करें। वो तो उस वक्त सोच रही थी ना दूसरे पे। सारे सोचें। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन कह रहा है कि है? हाँ, आप में से कोई? अच्छा, ये विजिबल है? हाँ। Is BJC likely to have an extensive research and extensive loves, जो है ना वो भी कीवर्ड है। वो कह रहे हैं कि बीजेसी जो है कंपनी की, जो हमने बात की, क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक एक्सटेंडेड बड़े लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनका है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हेड ऑफिस पे? क्या आपको ऐसा लगता है? ये पूछ रहे हैं वो। लगता है आपको ऐसा? आपको लगता है? एक डिफरेंट आया है, उन्हें लगता है। आप में से कोई? हम्म, मुझे भी थोड़ा सा लगता है। नहीं। हाँ। अच्छा, अब रीजन रीजन देखें, वो पढ़ें, असल चीज वही है। सही है, क्योंकि दोबारा कंक्लूसिव आंसर नहीं होता। सही है। अच्छा, इन्होंने जो बात की कि या तो आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, सही है, उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उसमें कोई आप सिग्निफिकेंट चेंज लाना चाह रही हैं, सही, उसकी मैपिंग बेहतर बनाते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है। तो R&D जो डिपार्टमेंट है वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट, जहां पे नई चीजें बन रही होती है, या बार बार आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। मार्केट जो है वो समझें एक किस्म से वॉलेटाइल मार्केट है, या वेरिएंट मार्केट है, जहां पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो अगर सेंसिटिव मार्केट है, फिर आपको भी अपने आप को आपने अपडेट रखना होता है चीज़ों के साथ और वक्त के साथ। तो फिर R&D डिपार्टमेंट की नीड होती है। अब कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप सदियों से बना रहे हैं, उसमें कोई खास चेंजेस भी नहीं आते उस मार्केट में। वो मार्केट देखिए, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि क्वेश्चन की इंट्रो में आप देख लिया करें मार्केट कौन सी है, उसका ये फायदा होता है। सही है। तो इंडस्ट्री को आप देखें कि यार वो इंडस्ट्री किस किस्म की है। अब जो कि क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें रोजाना बेसिस पे कोई नई नई चीजें नहीं निकल रही होती है। सही है। क्लॉथिंग में वो बस कपड़ा बनाते हैं, आगे वो डिजाइन और बाकी चीजें वो बाकी कंपनीज करते हैं नॉर्मली। सही है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उनका काम होता है कपड़ा बनाना, सही है। या अगर ये क्लॉथिंग का इन्होंने अगर लफ्ज़ लिखा है तो शायद डिज़ाइनिंग भी खुद कर रहे हो, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट डिज़ाइंस है कि यार हम इस किस्म का कपड़ा बना रहे हैं, उस पे ये डिज़ाइंस हैं, तो बस वो चलते आ रहे हैं, बहुत कम चेंजेस उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वोलेटाइल नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम ये बात करते किसी टेक्नोलॉजी कंपनी की, तो वहाँ पे डेफिनिटली फिर R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए था। या अगर हम कोई केमिकल इंडस्ट्री की बात करते, मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते, तो वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट होता है और वो ज़रूरत भी होती है उसकी। सही है, जैसे मेरा जो सबसे पहला क्लाइंट था एज़ एन ऑडिटर, तो वो कंपनी थी जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, सही है। मैं रिकॉर्डिंग बंद हो जाए उसके बाद लूँगा। तो वो जो है अ, वो कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है फीमेल वाले साइड पे। वो शायद मैंने एक आध दफ़ा एग्ज़ाम्पल भी दिया था उसका। अब उसमें क्या था, वो कंपनी वो एक किस्म से समझिए कि वो स्टार्टअप था, कोई 3 से 4 साल उसको जस्ट हुए थे। पहले 3 साल में तो सिर्फ़ कॉस्ट थी, यानी कोई वो बेच ही नहीं रहे थे कोई चीज़, सही है। सिर्फ़ वो लगा रहे थे R&D के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, वेबसाइट बना रहे थे, सही है। और प्रोडक्शन कर रहे थे सैंपल बेसिस पे कि यार ये जो हम चीज़ें बना रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, कोई मसले मसाइल तो नहीं होंगे लोगों को, सही है। तो वहाँ पे सिर्फ़ कॉस्ट। फिर चौथे साल में उन्होंने सेल स्टार्ट की है, लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट्स। और उन्हें कुछ ना कुछ इनकम आना स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपने आपके एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस नीचे माइनस में ज़्यादा थे और ऊपर इनकम कम। तो यानी वो लॉस में जा रहे थे। तो वहाँ पे बाकायदा R&D का एक अलग डिपार्टमेंट था, एक अलग सेक्शन था, एक अलग फ्लोर उनको प्रोवाइडेड था। और उसमें उनके डॉक्टर्स जो थे, जो कि नॉर्मली ये केमिस्ट्री और बायो ये सारी चीज़ें वो पढ़ चुके होते हैं। तो वो बाकायदा क्वालिफ़ाइड लोग थे और वो उस उधर होते थे, उनकी एक अलग से ड्रेसिंग होती थी और प्रॉपर वो बाकायदा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे। उसी साल वो जो हम जिस साल में ऑडिट करे थे उसमें कोई उन्होंने कोई 3 से 4 किस्म के नए प्रोडक्ट्स निकाले थे। तो कि 13 से 14 प्रोडक्ट्स उन 3-4 साल में उन्होंने बना दिए थे। जो नए प्रोडक्ट्स बनाए थे वो भी वो वैसे सैंपल बेस पे ला के दिखा देते कि ये हमने नया बनाया है इस पर्पज़ से। हमें तो समझ नहीं आती थी। लेकिन हमारे साथ एक भाईजान थे मेरे सीनियर, वो फिर डिस्काउंट पे लेके गए थे। सही है? मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट की नीड होती है, सही है? क्योंकि एक तो स्टार्टअप, ये एक पॉइंट, ये रीज़न था, सही है? क्योंकि स्टार्टअप जो भी होते हैं, चाहे वो क्लॉथिंग इंडस्ट्री में क्यों ना हो, उनको R&D डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि वो कंपनी ही ऐसी है, ऐसे सेक्टर में वो ऑपरेट कर रही है कि जहाँ पे अगर वो 10 साल बाद भी अगर देंगे तो उनके पास R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए। सही है? क्लियर है? आगे, आर द 3 फैक्टरीज़ लाइकली टू बी रिस्पांसिबल फॉर रिक्रूटिंग देयर प्रोडक्शन स्टाफ? अब देखिए एचआर की बात आ गई है। अब सवाल वही है, लेकिन एग्जामिनर का ये तरीका होता है कि आपको घुमा लेता है। अब ऊपर वो जो हमने बात की थी ना, बिल्कुल एक सिंपल सा जुमला लिखा था, बिल्कुल सिंपल, इज बीजेसीज प्रोडक्शन फंक्शन सेंट्रलाइज्ड, बस ये सिर्फ पूछा था। या नीचे पूछा था कि आप हमें बताएं कि परचेजिंग फंक्शन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए कि नहीं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। नीचे उसी किस्म का क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन घुमा के। बस ये सीसी एग्जामिनर का तरीका यही होता है, चीज वही पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे लेकिन घुमा के पूछेंगे, ताकि आप किसी न किसी तरह से कंफ्यूज हो जाए। अब देखें वो कह रहे हैं आर द 3 फैक्टर्स लाइकली टू बी रिस्पांसिबल, अलग से अल्फाज डाल दिए, टू बी रिस्पांसिबल फॉर रिक्रूटिंग देयर प्रोडक्शन स्टाफ। यानी सिंपल बात कर रही हैं कि क्या आपको लगता है कि वो जो एचआर डिपार्टमेंट उनका है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ही पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है? इस जुमले का यही मतलब है कि जो 3 फैक्टरीज हैं वो क्या अलग अलग से प्रोडक्शन स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वो एक ही जगह पे हो रही है, ये पूछ रहे हैं। बताएं। एक ही जगह, बताएं। अच्छा, ऑप्शन 1 एक ही जगह से वो हो रही है, ऑप्शन 2 वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आपने सिर्फ 1 2 में जवाब देना है ताकि मैं काउंट कर सकूं। जी, 1, एक 1 आया है, 1 2 3 4 5 6, कुछ तो और कहो यार, 2, सही है, एक 2 आया है, 6 1 और एक 2, हाँ 1, 7 हो गए। सोच रही हैं आप? 1
7 और 8 9 हो गए ना? हाँ 9, एक ही 2 है यार, क्या हो रहा है? अब अगर आपका सही हो गया है ना 2 का मतलब यानी वो डिसेंट्रलाइज्ड है, सही है? Are the 3 factories likely to be responsible for recruiting their production staff? चाय पिला देता हूँ सारों को यार। मैं इससे पहले यही बोलने वाला था कि अगर इनका आंसर ठीक हो गया है ना तो आप सारों के लिए शर्म की बात है। मतलब यार कुछ ना कुछ तो वो होना चाहिए ना मैचिंग की, यार चलो 7 लोगों ने ये कहा तो 4-5 लोगों ने दूसरा कहा, सारे कह रहे हैं 1, वो एक सिर्फ कह रही है 2 और उनका सही हो गया। यार अब आप इनको समझाएं सारों को कि क्यों मैंने ऑप्शन 2 कहा, अब आप इनकी बाजी बन जाए सीनियर वाली। लोकल नीड्स, वो जो मैंने कीवर्ड कहा था, सही है। सुबह आपने तो यही अभी सुबह नहीं बल्कि सुबह तो अभी भी है कोई 20-25 मिनट पहले आपने यही रीजन दिया था लोकल उसका। आप पूछ लेती कि नहीं दोबारा समझाएं, मैं इनकार नहीं करूंगा। पढ़ें पढ़ें सर। yes they probably are, they'll likely follow policies and procedures devised by human resource HR department based at their head office. HR would provide a central point of expertise while still allowing decentralized control. वो कह रहे हैं HR उनको सेंट्रल पॉइंट से कुछ ना कुछ वो हेल्प आउट कर रहे होंगे लेकिन वो स्टिल उनको अलाउ करेगा कि उनके पास डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो, यानी हर ऑफिस के साथ अलग अलग। समझ आ गई है? नहीं आई? पढ़ लें इसको। Are the 3 factories likely to be responsible for recruiting their production staff? वही बता रहा हूँ, एक मिनट। HR कर रहे हैं, सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है कि HR कर रहे हैं लेकिन क्या उन्होंने ऑटोनॉमी दी है हर फैक्ट्री को अलग अलग कि वो अपने लोकल नीड्स के मुताबिक लोग रिकमेंड करें या लोग हायर करें? सपोर्ट तो ये लोग कर रहे होंगे सेंट्रल पॉइंट से, लेकिन वो देखें while still allowing decentralized control। अब ये एक और ट्रिकी पॉइंट आया। आपका पॉइंट सही है, सवाल सही है आपका। एक तो ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि यार इधर तो ये नहीं कहा कि HR हर एक का अलग अलग है, ये बात हो रही है ना, ये बात हो रही है एग्जैक्टली। हाँ अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जाम्पल दिया कराची का कि भाई सब कुछ वो कराची से ही हैंडल कर रहे होते हैं HR डिपार्टमेंट। अब बाकी फैक्ट्रीज में HR है ही नहीं, सही है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर सेंट्रलाइज्ड है। इसी तरह अगर हर एक फैक्ट्री पे अलग अलग HR डिपार्टमेंट है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन फिर कुछ कंपनीज में ऐसे भी होता है कि उन्होंने HR डिपार्टमेंट जो है वो एक जगह पे रखा होता है हेड ऑफिस पे, लेकिन उन्होंने इख्तियारात दिए होते हैं फैक्ट्रीज को अलग अलग कि भाई अगर हम रिक्रूटमेंट करें आप लोगों के लिए तो सारी रिकमेंडेशंस आप दें, लोग भी आप रिकमेंड करें लोकल नीड्स के मुताबिक, क्योंकि लोकल लोग हमने हायर करने, हमने इधर हेड ऑफिस कराची से या लाहौर से इधर से हायर करके नहीं बेचने और बेच भी नहीं सकते क्योंकि लोकल एरियाज के अलग अलग नीड्स होते हैं, तो वहां के लोगों के मुताबिक हमने हायर करने, तो वो लोग वहीं के हायर होंगे, उन्हीं की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हायर होंगे। वो कह रहे हैं यार मुझे BS वाला चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे MS वाला चाहिए, यहाँ पे जरा कम्प्लेक्स सिचुएशन है, सही है। इस तरह वो कह रहे हैं कि यार मुझे तो आप कहें कि यार वो कह रहे हैं मुझे इक्वल चाहिए फीमेल वर्सेस मेल, सही है, हम इक्वलिटी रखते हैं। दूसरे कहते हैं यार हमारा इलाका ऐसा है जरा बैकवर्ड है, सही है, रात को जरा हम लेट तक काम कर रहे होते हैं, सही है, हमारा काम ज्यादा होता है, काम जरा सख्त होता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि मेल ज्यादा और फीमेल कम हो, क्योंकि फीमेल को आने जाने में मसला हो सकता है, इलाका खतरनाक है। तो वो कह रहे हैं नहीं, तो हर जो है फैक्ट्री उनकी नीड्स के मुताबिक वो फिर हायरिंग उनके हेल्प आउट तो कर रहे हैं। HR वुड प्रोवाइड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन उनको डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमी दी है, अथॉरिटी दी है, ये बात है। तो यहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज ही हुए। हाँ ये है कि भाई डिपार्टमेंट वहां पे है लेकिन सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ये भी कीवर्ड है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के ऊपर, सही है। तो नॉर्मली हम ये हमारी ये प्रिजम्पशन होनी चाहिए कि यार अगर हर एक ऑफिस पे अलग अलग है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, और अगर हेड ऑफिस पे सिर्फ है तो सेंट्रलाइजेशन।
लेकिन साथ में आपने ये भी सोचना है कि यार वो जो डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन है उनके पास अलग अलग से ऑटोनॉमी या अथॉरिटी है कि नहीं है, असल लफ्ज वो है। सही है, अब क्लियर है? चलिए जी, मुबारक हो, अच्छी एक्टिविटी थी, मजा आया? दो की हुए हैं सॉरी, अब हम क्या कर सकते हैं यार ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ये बता दिया था, क्लॉज दे दिया था कि यहाँ पे हरगिज कंक्लूसिव आंसर नहीं है। सही है, आप डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं और इवन आप एससीसीए के एग्जाम्स में आके जाएंगे ना, ये एससीसीए की खूबसूरती यही है कि वो हरगिज आपको वो बाउंड नहीं करती। इवन हमारा एक एग्जाम होता है एसबीआर, जो कि मेरा फेवरेट एग्जाम है रिपोर्टिंग का, ये FA1 का जो सबसे एडवांस एग्जाम होता है। वहाँ पे पता है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये एग्जामिनर खुद मेंशन करते हैं कि यार कहीं पे अगर आप कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, मैंने कोई इशू क्वेश्चन में रेज़ किए सिनेरियो में, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि यार किसी कंपनी में कोई जूनियर अकाउंटेंट है, उसमें उसने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है किसी ट्रांजैक्शन की और वो गलत की है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार आप बताएं इसने ट्रीटमेंट सही की कि गलत, एक ये क्वेश्चन, और प्लस साथ में ये बताएं कि अगर इसने सही की तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, आप जस्टिफाई करें क्यों सही की, कैसे सही की, और अगर गलत आप कह रहे हैं इसको तो वो भी जस्टिफाई करें। तो एग्जामिनर खुद मेंशन करता है कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप उसको सही कहें चाहे आप उसको गलत कहें, लेकिन एज फॉर एज अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप स्टैंडर्ड के साथ लिंक कर रहे हैं या आप रीजनिंग दे रहे हैं, जिस तरह हमने इधर रीजनिंग की बात की सेंट्रलाइजेशन के केस में, डिसेंट्रलाइजेशन के केस में, अगर आप एज फॉर एज जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं दोनों को मार्क्स दूंगा। ये एग्जामिनर के अपने अल्फाज है, ये आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसी दुनिया है कि जहां पे कोई भी चीज कंक्लूसिव नहीं है, सब्जेक्टिव चीजें हैं, डिस्कशन होती है उसके ऊपर। इवन कंपनीज में भी यही होते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो पॉलिसी ला रहे हैं तो वो उसके ऊपर अच्छे खासे डिस्कशन होते हैं। किसी की राय एक होती है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन हमने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जवाब देना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और ये आप डिफरेंट जगहों पे अपने क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि वो आपको क्वेश्चन में बाकायदा लिख रहे होंगे कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आंसर। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि यार सही वाला ही सिर्फ बता दो। हाँ, कुछ जगहों पे हो सकता है, कुछ टॉपिक्स में, कि जहां पे वो आपसे एग्जैक्ट आंसर मांगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे एससीसीए वाले जो है एग्जामिनर्स, वो आपसे यही पूछ रहे होते हैं कि यार बताएं इन ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कौन सा है। ये फील्ड ही ऐसी है ना, मैंने वही तो बात की है। अब जैसे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, इसमें हम कहीं पे एक्यूरेट नहीं कह सकते कि अगर मैं अगर कहूं कि यार एचआर फंक्शन सेंट्रलाइज होना चाहिए, आप कहेंगे नहीं यार डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं अपने रीजन, आप अपने रीजन देंगे। मैं कहूंगा यार एचआर फंक्शन सेंट्रलाइज इसलिए होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी हो और कॉस्ट सेविंग हो। आप कहेंगे नहीं, कॉस्ट सेविंग के बारे में तो आप सोच रहे हैं, लेकिन लोकल नीड्स का क्या होगा? हर एक के तो अलग अलग नीड्स होंगे। हम इधर हेड ऑफिस से हायर कर रहे होंगे अपने मुताबिक, तो भाई वो लोकल लोग क्या करेंगे? सही है, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपके अपनी रीजन सही है, मेरे अपनी रीजन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है ये देखना है आपने। वो होते ना वक्त की जरूरत, कि भाई वो क्या चाह रही है, कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि हमें लोकल नीड्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो फिर हम फोकस टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी तरफ हम फोकस कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी ऐसी है कि बिल्कुल वही उनके कैश फ्लोज खराब है, वो कंपनी डूब रही है, बिल्कुल बाढ़ में जाए लोकल नीड्स, मैंने उनका क्या करना है, इधर कंपनी डूब रही है। सही है, कॉस्ट सेविंग अगर मैं ना करूं, कॉस्ट अगर बढ़ गई है तो कंपनी ने लिक्विडेट हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो वहां पे फिर मेरे लिए लोकल नीड्स नहीं, बल्कि पहले अपने आप को तो बचाऊं, उसके बाद आगे जाऊंगा। सही है, इसके बारे में पश्तो में कहावत है, लेकिन पश्तो में नहीं कहूंगा। सही है, वो यही है कि भाई चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, सही है, कहते हैं ना जहान और जान, तो पहले अपनी जान के बारे में सोचो कि भाई मैं पहले बचूं तो सही, फिर जहान के बारे में सोचना है। आप हो तो जहान के बारे में सोच सकेंगे ना, बाकी जहान के बारे में। तो आप ना हो तो फिर क्या, बाकी दुनिया का क्या? सही है, तो सबसे पहले वो ये सोचेंगे, तो वो डिपेंड करता है, ये चीजें हैं। आप रिकॉर्डिंग खत्म कर